कल्पना कीजिए आप धरती के सबसे ठंडे सबसे वीरान हिस्से में है। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ और अचानक जमीन फटती है और आप 80 फीट नीचे एक बर्फीली खाई में गिर जाते हैं। ना सूरज की रोशनी, ना खाने का कोई सहारा, ना बाहर से कोई आवाज, बस 4 लोगों की थमी हुई सांसें और ऊपर कई मीटर मोटी बर्फ की कब्र। दिन बीतते हैं, शरीर सुन्न होने लगता है, उंगलियां नीली पड़ जाती हैं और मन उम्मीद छोड़ने लगता है। लेकिन इस टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने बर्फ को चीरकर उम्मीद तलाशनी शुरू की। टॉर्च की आखिरी रोशनी में एक दूसरे को सहारा देते रहे और हर रात डॉक्टर इलियास बर्फ की दीवार पर एक लाइन खींचते, हम आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये इंसानी हौसले, एकजुटता और चमत्कार की कहानी है। 15 दिन बर्फ के नीचे मौत के साये में फिर भी जिंदा लौटे। साल था 2009। जर्मनी की एक रिसर्च टीम ने अंटार्कटिका के सबसे ठंडे और वीरान हिस्से ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट पर कदम रखा। ये वो जगह है जहाँ इंसानी मौजूदगी लगभग नामुमकिन है। यह तापमान सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ सफेद सन्नाटा फैला होता है। मिशन सीधा था लेकिन खतरनाक। हजारों साल पुरानी बर्फ के नीचे से आइस कोर सैंपल्स निकालना। इन सैंपल से वैज्ञानिक पता लगाना चाहते थे कि पृथ्वी का जलवायु इतिहास क्या रहा है और क्या भविष्य में कोई और आइस एज आने की संभावना है। टीम में थे 6 लोग, वैज्ञानिक, इंजीनियर और सहायक स्टाफ। सबने मिलकर वहाँ पर एक बेस कैंप बनाया। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंसुलेटेड टेंट्स लगाए, बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स सेट की और हर एक चीज को राशन करके मैनेज किया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। मौसम स्थिर था, खाना पर्याप्त था और टीम पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने मिशन में जुटी थी। लेकिन उस सफेद वीराने में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि डॉक्टर इलियास ने अपनी डायरी में लिखा, बर्फ आज कुछ ज्यादा ही खामोश है, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। किसी को नहीं पता था जिस बर्फ से वो धरती का अतीत जानना चाहते थे, वही बर्फ उन्हें जिंदा दफन करने वाली है। अगले दिन दोपहर बर्फीली हवा तेज थी लेकिन मौसम काम के लिए ठीक माना जा रहा था। टीम ने अपनी ड्रिलिंग मशीनों को चालू किया। बर्फ को चीरने की आवाज उस सफेद सन्नाटे को भेद रही थी। हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था। बर्फ की परतों को धीरे धीरे काटना, सैंपल इकट्ठा करना और हर सेकंड की मॉनिटरिंग। लेकिन तभी एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। शुरुआत में सबने सोचा शायद ये मशीन की वाइब्रेशन होगी। कोई घबराया नहीं, पर कुछ सेकंड बाद बर्फ की सतह पर पतली सी दरार दिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर अचानक जमीन धंसने लगी। एक जोरदार क्रैक की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल 4 सदस्य सीधे बर्फीली खाई में समा गए। कोई चीख नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस सफेद बर्फ के नीचे दबती इंसानी उम्मीदें। नीचे अंधेरा था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं दिखे। ठंड इतनी तेज कि सांसें जमी जा रही थी। ऊपर से कई मीटर मोटी बर्फ की परत, जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें एक जिंदा कब्र में बंद कर दिया हो। ऊपर बचे 2 लोग चिल्लाते रहे लेकिन बर्फ और हवा की दीवारों ने उनकी आवाजें निगल दी। वो कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ देख सकते थे। नीचे गिरे 4 सदस्य अब 80 फीट गहराई में थे, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी संपर्क के और सबसे डरावनी बात, बिना किसी को ये पता चले कि वो अब भी जिंदा है। जब उन 4 ने आंखें खोली तो सामने एक डरावना सच था। वो अब एक बर्फीली गुफा के अंदर थे, 80 फीट नीचे। चारों ओर सख्त, ठंडी, जानलेवा बर्फ की दीवारें और ऊपर कोई रास्ता नहीं। टॉर्च की हल्की रोशनी में सिर्फ उनकी जमती हुई सांसें दिख रही थी और चेहरे पर साफ नजर आ रही थी डर, थकान और अजीब सी बेबसी। गिरते वक्त उनके साथ कुछ सामान भी नीचे आ गया था। एक छोटा इमरजेंसी टेंट, सिर्फ 3 एनर्जी बार्स, कुछ बैटरियां और एक थर्मल ब्लैंकेट। उन्होंने फौरन एक कोना चुना, टेंट लगाया और उससे अपना नया घर बना लिया। बर्फ के नीचे जिंदा रहने का पहला छोटा कदम। फिर उन्होंने एक दूसरे की हालत का जायजा लिया। एक सदस्य को सिर में हल्की चोट थी, बाकी 3 शारीरिक रूप से ठीक थे और मानसिक रूप से टूटे हुए। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। न खाना, न रोशनी, न दुनिया से संपर्क, बस अंधेरा, ठंड और अनगिनत सवाल। पहले 2 दिन हर दिन आधी एनर्जी बार बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। टॉर्च की रोशनी बचाने के लिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल की गई। लेकिन तीसरे दिन एक सदस्य की उंगलियां नीली पड़ने लगी। फ्रॉस्ट बाइट की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे थर्मल ब्लैंकेट में लपेटा और बाकी तीनों पूरी रात उसके साथ चिपक कर सोए ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। टेंट के अंदर इतनी भयानक ठंड थी कि कपड़ों की सिलाइयों में भी बर्फ जमने लगी थी। बैटरियां अब खत्म हो रही थी, टॉर्च की रोशनी हर मिनट कम होती जा रही थी और जब अंधेरा पूरी तरह छा गया तो वक्त का अंदाजा लगाना
नामुमकिन हो गया। लेकिन इन सब के बीच बस एक चीज थी जो बची थी, उम्मीद। डॉक्टर एलियस हर रात अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखते थे, हम जिंदा है आज भी। वो एक लाइन अब बर्फीली दीवारों में गूंजने वाली उम्मीद बन गई थी, जैसे उस अंधेरे में हर पल उन्हें अगले दिन तक खींच रही हो। ऊपर बचे 2 सदस्य सदमे में थे, उनके सामने 4 साथियों की चीखें और फिर अचानक आई खामोशी अब भी गूंज रही थी। उन्होंने फौरन बेस कैंप की ओर भागकर रेस्क्यू कॉल भेजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बार बार टूट रहा था। सैटेलाइट कनेक्शन भी बर्फीले तूफान की वजह से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार एक SOS मैसेज मैकमर्डो स्टेशन तक पहुंच गया, पर वहां से हेलीकॉप्टर तुरंत नहीं आ सकता था। मौसम इतना खराब था कि अगले 5 दिन तक कोई उड़ान संभव नहीं थी। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो बेस कैंप में बैठकर सिर्फ इंतजार करें या फिर खुद अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ करे। उन्होंने फैसला लिया, जब तक मदद नहीं आती वो खुद रस्सियों, टेंट और हीटर लेकर उस खाई के किनारे तक पहुंचेंगे। बर्फीले तूफान में -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन्होंने धीरे धीरे एक छोटा इमरजेंसी टेंट तैयार किया, जिसमें थे गर्म कपड़े, थर्मल ब्लैंकेट और कुछ इमरजेंसी फूड बैग्स। फिर उस टेंट को लंबी रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे खाई में नीचे लटकाने की कोशिश की गई, और जैसे ही नीचे फंसे किसी सदस्य ने उस रस्सी को छुआ, उन्हें पहली बार लगा हमें कोई भूला नहीं है। वो छोटा सा टेंट उन हालातों में देवदूत के पैगाम से कम नहीं था। अब 10 दिन बीत चुके थे। नीचे बर्फ में दबे चारों लोगों की हालत हर दिन बदतर होती जा रही थी। एनर्जी बार्स खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे थे, लेकिन वो शरीर को चला नहीं पा रहा था। एक सदस्य की हालत लगातार बिगड़ रही थी, उसके होठ नीले, शरीर कांप रहा था और होश भी डगमगा रहा था। बाकी 3 उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंटार्क्टिका की बर्फ किसी पर दया नहीं करती। अब उनके पास न चिल्लाने की ताकत थी, न रोशनी का कोई सहारा। टॉर्च की आखिरी बैटरी 9वें दिन ही खत्म हो गई थी। अब बस टेंट के अंदर सांसों की आवाज थी, जो बर्फ की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। हर दिन, हर मिनट अब सिर्फ एक युद्ध बन चुका था, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी। कभी कभी एक दूसरे को देखकर लगता था, क्या कोई आ भी रहा है या हम बस यहाँ खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर एलियास हर दिन बर्फ की दीवार पर एक निशान खींचते रहे। आज भी जिंदा है। वो निशान अब एक जंग का सबूत बन गए थे। 15वां दिन। अब न भूख की शिकायत थी, न दर्द का एहसास। शरीर सुन्न हो चुका था और दिमाग हर उम्मीद से खाली। टेंट के अंदर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। चौथे की सांसें 13वें दिन ही थम गई थी और उसे उन्होंने एक कोने में रिस्पेक्टफुली ढक दिया था। लेकिन उसी सुबह कुछ अलग हुआ। बर्फीली हवाओं की आवाज धीमी पड़ गई और आसमान थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। मैकमर्डो स्टेशन से 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स निकले। GPS की आखिरी ट्रैकिंग के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर दोपहर के करीब उस जगह पहुंचा जहां अब सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी। ऊपर से देखा गया कुछ नहीं दिखा, लेकिन तभी एक हल्की सी मूवमेंट दिखी, जैसे किसी ने टेंट की रस्सी को हिलाया हो। रेस्क्यू टीम तुरंत नीचे उतरी। एक फ्लेयर नीचे फेंका गया और नीचे बचे 3 लोगों ने पहली बार 15 दिन बाद रोशनी देखी। वो चिल्ला नहीं पाए, ताकत नहीं बची थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने उन तीनों को बर्फ से बाहर निकाला। कमजोर, जम चुके, लेकिन जिंदा। और जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, पूरी टीम के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम वाकई बच गए? 15 दिन एक बर्फीले ग्लेशियर के नीचे, जहाँ न रोशनी थी, न रास्ता, न उम्मीद और न ही जिंदा बचने की कोई गारंटी। और फिर भी 3 लोग जिंदा लौट आए। इस कहानी ने सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं दिखाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका हौसला होता है। जहाँ शरीर जवाब दे देता है, वहाँ मन का संकल्प, एक दूसरे का साथ और हर दिन जिंदा लिखने वाली उम्मीद वो चमत्कार कर सकती है जो विज्ञान भी नहीं समझा सकता। अंटार्कटिका की उस सफेद कब्र से बाहर आना एक चमत्कार था, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार था उनका हर दिन हार न मानना। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी दिन किसी को सिर्फ एक कहानी ही जिंदा रहने की वजह बन जाए।